ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो मैं ज्यादा डरी हुई हूँ। आपने तो बहुत पॉडकास्ट कर लिए हैं। अपने कर लिए, लेकिन आजकल जो लड़कों के साथ रहो डर बहुत लगता है मुझे। ओह गॉड, अगर आप डरे हुए हो तो थोड़ा अच्छी बात है। अच्छी बात है, थोड़ा सा डर जरूरी है। देवियों लॉ क्यों चुना आपने? मुझे लगता है कि मैंने लॉ को नहीं चुना, लॉ ने आपको लॉ ने मुझे चुना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लॉ में फीमेल की इतनी वैल्यू नहीं गई तो जगह भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फीमेल की वैल्यू नहीं है। फीमेल्स को ना थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं, एक बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। कोर्ट में भी लड़के से बिल्कुल बिल्कुल। पोश एक्ट किस वजह से आया था? जजेस को लगा ये एक्ट लाना चाहिए, और केस क्या था जिसकी वजह से ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ? जब भी पॉश की बात होगी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होगी, तब हमेशा बात होगी एक लेडी की जिसका की नाम था भंवरी देवी। जयपुर से कुछ अराउंड 30-40 किलोमीटर्स दूर एक गांव है जहाँ पे वो रहती है। तो वो एक गवर्नमेंट लेड एक प्रोग्राम था, वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकते थे। तो ऐसे ही एक बार उसको पता चला कि एक शादी हो रही है और उसको वो रुकवानी है। उसने वो रुकवाने की कोशिश की। वहाँ पे वही जो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो थोड़े से गुस्से में आ गए क्योंकि उनकी शान के खिलाफ था। तो 5 लोगों ने मिलके उसका गैंग रेप किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आया है रेखा राठी मैम, जो कि एक लॉयर है। तो पहले मैं डरा पड़ा हम आज मुझे किस जोक्स मारने की नहीं मारने, बिल्कुल भी। बिल्कुल प्लीज, जो आपका नेचुरल स्टाइल है वैसे ही रखिए, क्योंकि मैं खुद बहुत हंसती हूँ, मैं खुद बहुत जोक्स क्रैक करती हूँ। तो मेरे लिए इजी होगा कि अगर आप जैसे हैं वैसे ही रहे। पर डर लग रहा है ना? नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा डर मुझे लग रहा है क्योंकि वो तो मैम का जो फोर्टे है वो पोश है। ओके और मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर लगे भाई। ओह गॉड, नहीं, पॉश का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे रहें। पॉश एक आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको विंग्स देने के लिए आपको अपने राइट्स भी पता होने चाहिए। हाँ, तो आप इजी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो मैं ज्यादा डरी हुई हूँ। आपने तो बहुत पॉडकास्ट कर लिए हैं। अपने कर लिए, लेकिन आजकल जो लड़कों के साथ रहो डर बहुत लगता है मुझे। ओह गॉड, अगर आप डरे हुए हो तो थोड़ा अच्छी बात है। अच्छी बात है, थोड़ा सा डर जरूरी है। देवियों कृपा करो हमारे पे। बट मैम, स्टार्ट करने से पहले पॉडकास्ट, हम लॉ क्यों चुना आपने? लॉ क्यों चुना? हाँ जी, लॉयर पैसा कमा पा रहे। ओह, देखो, मुझे लगता है कि मैंने लॉ को नहीं चुना, लॉ ने आपको लॉ ने मुझे चुना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, ऐसे बोलते हैं सब लोग कि फीमेल्स की, मतलब हर आदमी के पीछे एक औरत होती है। हाँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बट मेरे पीछे एक आदमी का हाथ है, जो कि मेरे हस्बैंड है। तो मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पेरेंट्स, जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल फैमिली, ठीक है। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा दिया। मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना था। अभी तक भी नहीं पता। कितने साल हो गए आपको? मैं बताती हूँ आपको, धीरे धीरे बताती हूँ। ठीक है। तो मुझे अभी तक भी नहीं पता। तो मैं बस, जब मेरी शादी हुई तो देन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट मैंने सिर्फ फॉलो किया मेरे हस्बैंड को। वो जो मुझे बोलते चले गए, मैं वो करती चली गई। मैम, लड़कियां गुस्सा हो जाएंगी आज के टाइम पे अगर आपने ऐसी बात बोल दी तो। नहीं, गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ फ्रेंड्स हो जाएंगी। नहीं, मुझे पता था, क्योंकि मेरे बहुत एस्पिरेशंस मेरे हाई नहीं थे। क्योंकि मैं बड़ी सिंपल सी, और ऐसे था कि हमारी लव मैरिज थी। ठीक है। तो आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन। लव मैरिज को है ना? यस। मम्मी सुन रहे हो? हाँ, मम्मी को बोलो। और अभी मेरी मम्मी भी यही बोलती हैं कि आई थिंक सभी बच्चों को लव मैरिज ही करनी चाहिए, जो उस टाइम पे बहुत अगेंस्ट थे। मेरी पूरी फैमिली वही बोलती है कि ऐसा दामाद हमारी पूरी लड़कियों को मिलना चाहिए। टचवुड। ठीक है। तो मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। तो मतलब जैसे मैंने कुछ बहुत सोचा नहीं था। तो उन्होंने मुझे ऐसे खींच के लाइन पे लेकर आए कि तेरे अंदर कुछ है, तुझे करना चाहिए। तो मैं उस लाइन पे आई। तो पहले तो मैंने, जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि लड़कियों के लिए बहुत सेफ स्पेस होती है कि या तो आप बैंक की नौकरी करो या फिर आप टीचर की जॉब में चले जाओ, तो मैंने भी वही सब फॉलो करते हुए बीएड किया। ठीक है। तो कुछ टाइम मैंने शायद
1-1.5 साल स्कूल की नौकरी की। ओके। बट मुझे समझ में आ गया कि नौकरी नौकरी मेरे लिए नहीं है। वो मैं नहीं कर सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कीड़ा था कि चीज़ें नहीं सुननी है, जो चीज़ें मेरे प्रिंसिपल्स के बाहर हैं, या फिर जो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, जो लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, फिर डोमिनेंट होना चाहते हैं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे था कि मैं अपना ही कुछ कर पाऊंगी, लेकिन क्या करना था वो मुझे नहीं पता था। देन फिर समहाउ कुछ हुआ, ऐसी चीज़ें रोटेट हुई, फिर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया कि आई थिंक तुम्हें अपना लॉ स्टार्ट करना चाहिए और कुछ उसी फील्ड में करना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ क्योंकि फैमिली से मेरे चाचा लॉ बैकग्राउंड से ही आते हैं, मेरे सगे चाचा। वो चंडीगढ़ में रहते हैं। और तो बाकी आप पंजाबी हो आप? नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ। आप जाट ही हो? मैं शादी के बाद जाट हूँ। हाँ जी। ओके। तो मेरे चाचा लॉ बैकग्राउंड से आते हैं। देन उसके बाद में फिर मैंने लॉ स्टार्ट किया अपना। फिर मैं धीरे धीरे उसमें रमती चली गई। और फिर मुझे लगा कि शायद यही मेरे लिए था। बट मैम इसमें एक क्वेश्चन पूछूं अगर मैं आपसे। हाँ। कि लॉयर को बोलते हैं कि ये बहस बहुत अच्छा कर लेता है, इसको लॉ कहना चाहिए। हस्बैंड के साथ बहस करते थे? नहीं, मेरे हस्बैंड को शायद रियलाइज हुआ कि ये बहस बहुत अच्छा करती है, तो उसको यहाँ पे पैसे कमा लेने चाहिए। ये सही है मैम। तो उनको लगा कि शायद ये मतलब मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कम से कम इस बहस के पैसे कमा लेगी, तो कुछ इसको 2 पैसे बन जाएंगे। तो एटलीस्ट इसकी जो यूटिलाइज हो जाएंगी, जो इसकी एफिशिएंसीज हैं, जो इसका जो पावर है वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाए, इसको डाइवर्ट कर दो। तो उन्होंने मुझे डाइवर्ट करके मेरे को एफिशिएंटली यूज कर लिया। ओके, स्मार्ट मूव। सीख रहा हूँ मैं आपसे कुछ ना कुछ। दैट वे। ओके। यहाँ से आपकी लॉ की जर्नी स्टार्ट तो वहाँ से मैंने लॉ स्टार्ट किया। आज 9-10 साल हो गए। और मैं उस प्रोफेशन में। LLB करा था? मैंने LLB किया था। ओके। हाँ जी। तो मैम आपने बोला कि उस दिन भी हमारी जब पहली बात हुई थी कि लॉ में फीमेल की इतनी वैल्यू नहीं गई, तो जगह भी नहीं है। देखो ऐसा क्यों? लॉ में फीमेल की वैल्यू है, जगह है, ऐसा नहीं है कि फीमेल की वैल्यू नहीं है। लोग बाग फीमेल्स को ना थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं, एक बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। मैं क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है इन लॉ टू, मतलब आपके कोर्ट में भी लड़के से बिल्कुल इवन हमारे जो जजेस भी, कई बार हम जाते हैं तो उनको लगता है कि ये थोड़ी सी डिसेंट है, या फिर ये थोड़े से लेडी हैं, इनको एक लिवरेज दे दो, इनको थोड़ा सा एक स्कोप दे दो। या फिर इवन मुझे लगता है क्लाइंट्स भी समटाइम ये सोचते हैं कि ये छोटा मोटा सा काम है, ये इसके लिए तो हम फीमेल लॉयर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा केस है या फिर ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं, तो इसके लिए तो हमको एक मेल लॉयर ही चाहिए होगा। लेकिन आई थिंक सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहे हैं। हम लोग क्रिमिनल केसेस भी करते हैं, इवन मर्डर केसेस भी करते हैं, जहाँ पे हमको धमकियाँ भी मिलती हैं। तो कैसे हैंडल करते हो? वो हम लोग भी अच्छे से हैंडल करते हैं। तो जो क्लाइंट्स हमारे साथ में हैं और हमारे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग उन धमकियों को कैसे टैकल करते हैं और उनको किस हिसाब से सुना देते हैं। और कुछ अपने हरियाणा के होने का कुछ तो फायदा होगा ना। जाट होने का कोई तो फायदा हो। जाट तो नहीं बोलूँगी, मैं हरियाणा में हरियाणवी होने का फायदा बोलूँगी कि दोनों ही कॉम्बिनेशंस हैं कि अपना हरियाणवी होने का। जाट एक एड ऑन हो गया। हाँ जी। तो वो होने का फायदा है। हरियाणवी में कुछ होता है, बेशक जाट हो नॉन जाट हो, हरियाणा की मिट्टी में जो रहा है उसके थोड़ा होता है। और थोड़ा सा हम वकील भी हो गए साथ में, तो इसका भी रुतबा अलग है। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। बट जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था कि हम लोग ना फीमेल्स को और वकीलों को, जैसे हमारी आई थिंक मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फीमेल्स को और वकालत को ना बहुत अच्छे से एक कॉम्बिनेशन सेट देखते नहीं हैं। अभी भी जैसे हम बात करते हैं तो हम सोसाइटी में जब कहीं पे होते हैं या फिर किसी उसमें बात करते हैं, तो हमको मना कर दिया जाता है कि अगर किसी के लिए लड़की देख रहे हैं तो प्लीज़ वो लड़की ना पुलिस वाली ना हो, या वो लड़की वकील ना हो। क्यों? क्योंकि एलिमनी का केस फटाफट फाइल कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। पता नहीं केसेस हैं या फिर क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने एलिमनी के केसेस फाइल होते हैं या फिर जितने भी हैरेसमेंट के केसेस फाइल होते हैं वो सारी पुलिस वाली होती हैं या फिर वो सारी वकील होती हैं, ऐसा तो कोई मतलब ऐसा कोई डाटा नहीं बताता।
बट मैम माइंडसेट बोल सकते हैं इसको कि लेकिन अगर वो किसी को माइंडसेट है, लॉ उनको पता लगता है हाँ जिसको लॉ पता है, वो रीजन हो सकता है कि जिसको लॉ पता है, उसको अपने राइट्स पता है, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम है। लोगों को पता है कि इनको ये जानते हैं, ये एजुकेटेड हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे बर्तन साफ करने को बोलते हैं, सीधा केस ठोक दिया, ऐसा हो जाए? ऐसा थोड़ी होता है। मैं मूवी में देखा था मैंने तो। नहीं किसकी मूवी थी वो? सानिया मल्होत्रा आई गेस, उसकी मूवी थी, अभी रिसेंटली कोई आई थी, मिसेस। हाँ, आपको याद है तो आपने देखी होगी। नहीं, मैंने आधी देखी थी। ऐसे थोड़ी ना कि कोई बर्तन साफ, अपने घर का काम तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप हस्बैंड को बोल दो बर्तन साफ कर लेगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम कोई भी कर लेगा, कह देंगे जी, है ना। तो आप अगर आपकी वाइफ को नहीं अच्छा लग रहा तो आप कर दोगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। एलिमनी नहीं देनी है तो आप वो भी खुद भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, सही बात है। और फिर जब वाइफ वर्किंग है तो जब आप इक्वल पार्टनरशिप चाहते हैं घर के खर्चों में, घर के कामों में, घर के काम करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैम अभी आप घर के काम करते हो, घर के चॉइस करते हो आप? नहीं करते। मैं कम करती हूँ। वकील होने का फायदा नहीं, वकील होने का फायदा नहीं। किस प्रोफेशन में है? मेरे हस्बैंड कॉर्पोरेट में है। ओके। और वो भी नहीं करते हैं। ओके। और मैं भी नहीं करती हूँ। ओके। और जब मैं वकील नहीं थी तभी भी थोड़े से कम ही करती थी। तो हमने हाउस हेल्प रखी हुई है। जब हाउस हेल्प नहीं होती है तब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बट अभी थोड़ा कम करती हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं और कुछ मैं आलसी भी हूँ घर के काम करने में। अब मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा कम करती हूँ। ठीक है। बट अगेन हमारा पॉश वाला, हमें ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि पॉश क्यों चुना आपने? पहले तो उसका फुल फॉर्म आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। ओके। और बताइए क्यों चुना आपने। अच्छा, तो चलो मैं आपको ना सबसे पहले हम पॉश के बारे में बात करते हैं। तो पॉश बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ मतलब क्लैरिफाई कर दूं कि हम लोग थोड़ा सा लीगल भाषा का कम यूज़ करेंगे। हम लोग उसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो नॉन लीगल है। क्योंकि जो लीगल होगी उसको तो ऑलरेडी सब पता होगा। ठीक है, वो तो ये तो हो चुका है मेरे साथ। हो चुका नहीं है, मुझे पता है, मुझे इससे बेटर पता है, तो मैं इसको क्यों सुनूं? नहीं सुनना पड़ेगा मैम हमारे। नहीं, जो लीगल है उनको ऑलरेडी पता होगा। ऑलरेडी पता है। तो जो नॉन लीगल है हम उनके बारे में, उनके लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। श्योर। ठीक है। तो पॉश का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक कानून है जो कि 2013 में बना था। ओके। तो आप मुझसे इसमें अगर आप मुझसे क्वेश्चंस पे पूछेंगे तो आई थिंक मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि आप मुझसे एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं किसके बारे में, कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं? ओके, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पॉश एक्ट किस वजह से आया था? ऐसा कौन सा केस था जिसमें लॉयर्स को लगा या जजेस को लगा ये एक्ट लाना चाहिए, और केस क्या था जिसकी वजह से ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ? ठीक है, देखो जब भी पॉश की बात होगी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होगी, तब हमेशा बात होगी एक लेडी की जिसका कि नाम था भंवरी देवी। ओके। भंवरी देवी एक लेडी है, इनफैक्ट शी इज़ अलाइव। ओके। जो कि है राजस्थान से। ओके। जयपुर से कुछ अराउंड 30-40 किलोमीटर्स दूर एक गांव है जहाँ पे वो रहती है। ओके। ठीक है। तो वो एक गवर्नमेंट लेड एक प्रोग्राम था जहाँ पे जिसके अंतर्गत वो काम करती थी। ठीक है। और उसका काम था कि जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, हम बात कर रहे हैं ईयर 1992। ओके, इतना पुराना एक्ट है? नहीं, एक्ट उतना पुराना नहीं है, केस पुराना है। केस पुराना है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उसने वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकते थे। ओके। तो जब वो चाइल्ड मैरिजेस को उसका काम था कि उसको चाइल्ड मैरिजेस जैसे ही पता चलता कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो उसका काम था कि अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, या फिर जो भी उसको नंबर दिए गए थे उनको वो इन्फॉर्मेशन देती थी। ठीक है। तो वहाँ से कोई भी आता था या फिर पुलिस अथॉरिटीज़ आके उसको शादी को रुकवाते थे। ओके। तो ऐसे ही एक बार उसको पता चला कि एक शादी हो रही है और उसको वो रुकवानी है। ओके। उसने वो रुकवाने की कोशिश की और वो रोका उसने, बट वहाँ पे वही जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो उस टाइम पे तो वो शादी जैसे तैसे करके रुक गई। लेकिन वो थोड़े से गुस्से में आ गए क्योंकि उनकी शान के खिलाफ था। तो 5 लोगों ने मिलके उसका गैंग रेप किया। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा सुन के बुरा लगेगा, और उससे ज़्यादा बुरा ये सुन के लगेगा कि जब ये गैंग रेप हुआ और उसकी कंप्लेंट कराने के लिए उसने फिर भी हिम्मत रखी और वो कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन में गई, तो उसकी कंप्लेंट को लिया नहीं गया। ओके।
और उससे भी शॉकिंग ये है कि जब भी जैसे तैसे करके उसकी कंप्लेंट ली गई और मामला कोर्ट में पहुंचा तो जजमेंट ये आया कि भंवरी देवी एक लोअर क्लास से थी और जिन 5 लोगों के नाम उसने बताए थे वो एक हायर क्लास के लोग थे और हायर क्लास के लोग एक लोअर क्लास की लेडी का गैंगरेप नहीं कर सकते। ओके तो ये इशू एक अनटचेबिलिटी का आ गया। यस काइंड ऑफ ओके। तो ये जजमेंट मुझे नहीं समझ में आता, मतलब इस टॉपिक को तो मैं पढ़ती हूँ या फिर जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारा आज़ाद भारत था। मतलब शर्मनाक, एक्चुअली क्या हम ऐसे ही हैं? मैम अगर मैं कोई होता नहीं उस पर बोलने वाला, लेकिन एज अ सिटीज़न मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे हो है आज भी हो रहा है तो हम तो नहीं बदले ना। हम नहीं बदले, हमने लॉज भी आ जाते सब आ जाते, लेकिन हम कुछ उसका मतलब कुछ समाधान तो नहीं मिल रहा ना। किसी को जस्टिस मिल जाएगा लेकिन प्रिवेंशन तो नहीं हो पा रही। बिल्कुल। तो मुझे वो ये पढ़ के लगा कि हमारी तो एजुकेशन सिस्टम, हमारा सब कुछ ज़ीरो है। हम कहीं स्टैंड नहीं करते, हम इस वर्ल्ड में हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम किसी लेडी ने अपनी इज्जत खो दी और उसके बावजूद हम इस बात पे जजमेंट दे रहे हैं कि कोई हायर क्लास का बंदा किसी लोअर क्लास की लेडी के साथ में रेप नहीं कर सकता, तो मतलब हम लोग तो बिल्कुल, हमारा कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। हमारे जजेस की आंखें बंद हैं, हम ऐसे जजमेंट्स पास कर रहे हैं। एनीवेज ये सब चला। देन उसके बाद में एक विशाखा करके एक NGO थी जो कि सामने आई। उसने 1997 में एक PIL, जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की। जब वो लिटिगेशन उसने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की तब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जहाँ पर भी फीमेल्स काम करती हैं उनको सेफ्टी देने के लिए कहीं पे भी कोई भी प्रोविज़न नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है इंडिया में। तो मैम बीच में मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस लेडीज़ की आप बात कर जिन्होंने PIL फाइल करी, उनने भंवरी देवी के केस को देखते हुए फाइल करी? हाँ बिल्कुल। उसी को ही वो मामला उसके बाद में टेकअप हुआ। हाई कोर्ट गया, उसकी अपील फाइल की गई, देन वो सुप्रीम कोर्ट गया। वो मामला अभी भी चल रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 साल पहले तो उसको मैं फॉलो कर रही थी, तब तक तो उसको उन लोगों को कोई सज़ा नहीं हुई थी। उसका भंवरी देवी का मैटर तब तक भी पेंडिंग ही था। अभी अब 2-3 साल पहले की बात, मैं 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ। उसका मैटर अभी तक भी पेंडिंग ही था। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं PIL की। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग ज़ीरो हैं और हमारे पास में कहीं कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो हमारे एक विशाखा जजमेंट करके विशाखा गाइडलाइंस इशू की गई, जिसमें ये बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, और अगर उन 10 लोगों में से एक भी फीमेल है, तो वहाँ पर हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फीमेल को सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दे। अगर उसके साथ में कुछ भी हैरेसमेंट होता है तो वो पुलिस स्टेशन ना जाके हमारे पास में ही रिपोर्ट करे, एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनके पास में अगर कोई भी हैरेसमेंट होता है तो वहाँ पे वो रिपोर्ट कर सके। तो मैम आई डोंट नो, पर मैं वैसे जिज्ञासा हो रही है तो बोलो, तो ये HR डिपार्टमेंट उसके साथ लिंकअप होता है? क्योंकि HR ह्यूमन रिसोर्सेज में ही आ गया था। हाँ, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज क्योंकि पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो HR डिपार्टमेंट की कंप्लाइंसेस फॉलो करने का और पॉलिसीज़ बनाने का काम है, तो वो सारी चीज़ों को टेकअप करते हैं। बट वो डिपार्टमेंट में से तो कोई भी बना सकता है, कंपनी में से कोई भी बना सकता है, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट बनाए, चाहे वो परचेजिंग बनाए या कोई भी बनाए, बट वो बनाना कंपनी को होता है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। बट सिंस वो 1997 की गाइडलाइंस थी, वो प्रॉपर कानून नहीं बना था, तो कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने उसको अपनाया, कुछ कंपनीज ने उसको अपनाया नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, अपने लोगों को बुला के कोई आउटसाइड एजेंसी को हायर करके लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो एक कॉस्ट लगती है ना। हर कोई वो कॉस्ट बियर नहीं करना चाहता, तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो इतना आराम से मतलब चलता रहा, लोग बाग अपना ढीले ढाले तौर पे सब करते रहे। देन उसके बाद में अगर आपको ध्यान होगा, ये 1997 की बात कर रही हूँ, उसके बाद में अगर आपको ध्यान होगा हम सीधा पहुँच जाते हैं 2013 में, निर्भया। 2012 में निर्भया कांड हुआ दिसंबर में। हाँ जी। तब सब लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि वो सबसे हीनियस क्राइम माना जाता है हमारे यहाँ का, इंडिया का, कि जब जो फीमेल के साथ में जो भी, सबको पता है कि क्या हुआ था।
आई गेस वो माना जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत हुए होंगे जो लाइट नहीं, लेकिन वो लाइमलाइट में वो आया उस टाइम पे। और भी बहुत सारे क्राइम हुए थे, लेकिन लाइमलाइट में वो आया। देन उसके बाद में थोड़ी सरकार की आंखें खुली, माइनर के डेफिनेशंस चेंज हुई, और भी लॉ में चेंजेस हुए। देन हमारा विशाखा गाइडलाइंस को देखते हुए हमारा कानून पॉश एक्ट प्रॉपर एक फ्रेम हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, मतलब हमारा जो लॉ अमेंड हुआ, और ये एक्ट हमारा 2013 पॉश एक्ट 2013 हमारा इनेक्ट हुआ। और तब से सभी कंपनीज को प्रॉपरली बोला गया और ये मैंडेटरी किया गया कि ये कानून सबको अपने कंपनीज में अपनाना ही अपनाना है, इसके अलावा आपके पास में कोई और स्कोप है नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको फॉलो नहीं करती हैं। ओके तो मैम कौन सी एक्ट या एक्टिविटी एक मेल द्वारा करी जाती है जो पॉश एक्ट के अंदर कंसीडर की जाएगी? ऐसी क्या वो हरकत कर देगा कि उसको पॉश एक्ट में कंसीडर करा जा सकता है? और क्या इसमें एक हार्मलेस जोक भी आ सकता है कि किसी ने कोई जोक भी मार दे, वो भी पॉश एक्ट के अंदर एक फीमेल कंप्लेंट फाइल कर सकती है उसका? देखिए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी एक्ट जो किसी भी फीमेल को अनकंफर्टेबल फील कराए, वो पॉश में रिपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल फील कराने की तो डेफिनेशन बहुत अलग अलग हो सकती है, लेकिन पॉश में उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है। अगर आप किसी को घूरते हैं, किसी को देख के सीटी बजाते हैं, किसी को टच करने की कोशिश करते हैं, आते जाते किसी का रास्ता रोकते हैं, किसी को वर्बली कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ गंदे इशारे करते हैं, ठीक है, आप किसी को कुछ मैसेजेस लिखते हैं, किसी को कुछ पॉर्न ऐसे वीडियोस भेजते हैं, कुछ ईमेल्स लिखते हैं, ज़बरदस्ती किसी को बोलते हैं कि मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे, पिक्चर देखने चलोगे। हार्मलेस है अगर आपने किसी को बोला कि आप पिक्चर देखने चलो, लेकिन आप उसको बार बार बोल रहे हो, लेकिन उसने बोला कि मेरी कंसेंट नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, वो आपको मना कर रही है, उसने क्लियरली मना कर दिया, उसने अपनी कंसेंट भी शो कर मतलब कंसेंट बता दी कि वो राज़ी नहीं है, लेकिन आप बार बार उसको करे जा रहे हो, तो देन दिस मैटर कैन बी रिपोर्टेड अंडर पॉश एक्ट। तो ये बहुत क्लियरली लॉ ने डिफाइन इसको किया हुआ है। हार्मलेस जोक कि अगर किसी ने हार्मलेस जोक मारा वो भी कंसीडर किया जाएगा पॉश एक्ट में? देखिए, आपका क्वेश्चन था कि हार्मलेस जोक कंसीडर किया जाएगा पॉश एक्ट में। हाँ जी। तो मेरा कहना है कि आपके लिए जो हार्मलेस है, क्या पता वो दूसरे के लिए हार्मफुल हो। हाँ, ऐसे भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने वो जोक किस सिनेरियो में मारा है, किस कंडीशंस में मारा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो हम सिर्फ एक चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी एनवायरनमेंट, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम उस टाइम पे जब अगर कोई कंप्लेंट होती है पॉश में, तो हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। वो तो मैं समझ गया, इंटेंशन आपका मैटर करता है उसको। इंटेंशन भी देखो, इंटेंशन मैटर करता है, इम्पैक्ट मैटर करता है कि उस जोक की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा। क्या पता आपने वो सिंपली बोला हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्पाइरल पड़ा हो लेडी के ऊपर। तो मैम इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि चलो आपने एक जोक मारा है, आपका इंटेंशन वो नहीं था, आपके जो आसपास और कोलीग है उनको पता है आपका इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन वो उस टाइम पे वो लेडी उस जोक पे हंस दी, लेकिन कल को आपकी उनसे कोई अनबन हो गई और वही चीज़ वो कल को इस पे मतलब कि कहते हैं हाईलाइट करके आपके खिलाफ एक्ट में यूज़ कर सकती है वो? ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। जब भी अगर आपने कोई कंप्लेंट की है, अगर आप पॉश में भी कोई कंप्लेंट कर रहे हो, तो वो आपको कंप्लेनेंट के ऊपर ओनस है कि वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे तो आप मतलब किसी से उस एनवायरनमेंट में बात ही नहीं कर पाओगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहोगे कि आज मैंने इसको कुछ कहना दूं, क्या पता आज मैं कुछ कह दूं तो कल को पॉश की ही कंप्लेंट ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पॉश एक्ट बड़ा ही क्लियर है कि अगर आपने कुछ एलिज किया है, अगर आपने कुछ भी एलिज किया है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। बट मैम इसमें ये भी तो हो सकता है सामने वाला फेक एलिगेशन लगा दे। इसमें होते हैं फेक एलिगेशंस भी होते हैं। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर एलिगेशंस किसी ने लगाए हैं तो एलिगेशंस लगाने के बाद में उसको प्रूव करना भी तो जिम्मेदारी है। अगर मैं आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रही हूँ कि आपने ऐसे ऐसे कर दिया, तो उसको प्रूव कौन करेगा? मैं ही तो प्रूव करूँगी। मैं अपने विटनेसेस लेकर आऊँगी, अपने एविडेंसेस लेकर आऊँगी।
बिना एविडेंसेस और बिना विटनेस के तो मेरा केस ही अधूरा है ना। ओके, ये मैंने लड़के का पर्सपेक्टिव बता दिया। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन में ये था, जैसे मेरी एक फ्रेंड नहीं बोलूँगा, मैं जिम में आते हैं मैम, उनके साथ मैं लास्ट पॉडकास्ट करा था, तो शी वॉज फेसिंग द सेम इशू। शी वॉज वर्किंग इन गवर्नमेंट जॉब एंड हर सीनियर वॉज काइंड ऑफ इनटू हर एंड वो उनको बार बार बाहर जाने के लिए पूछ रहे थे एंड वो उनके साथ मतलब फिजिकल होने की कोशिश कर रहे थे। उनको इनफैक्ट मैरिज तक का प्रपोजल वो बता रहे थे, दे दिया था। सो बेसिकली उन्होंने मना कर दिया एंड उनकी ईगो पे बात लगी, जैसे उन्होंने बताया मुझे। एंड तब से उनको जॉब मतलब उन्होंने घर पे एक तो जॉब छुड़वा दी उनकी, 4 साल हो गए उन्होंने घर पे बैठे वो, क्योंकि वो सीनियर थे, उनके एक पोजीशन में थे, वो जो मेल थे। एंड उसके बाद वो लड़े, अपना केस लड़े, मतलब इन द सेंस कि उन्होंने हर जगह ट्राई करके देखे और ऑफिसर्स के पास जाके तब जाके अब उनको जॉब मिली है। और उनके ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं उनके कोलीग्स ने भी उनका साथ नहीं दिया, इवन फीमेल ने उनका साथ नहीं दिया। तो ऐसे सिनेरियो में जब वो मुझे बता रहे कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास भी चले गए, उन्होंने भी मना कर दिया हेल्प करने से, तो ऐसे सिनेरियो में एक लेडी क्या कर सकती है? देखो, इस टाइप के सिनेरियो को हम बोलते हैं हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। ओके, कि जहाँ पे आपको रहना ही मुश्किल कर दिया जाए, आपका मोटिवेशन इतना गिरा दिया जाए कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, किसी लायक नहीं हो। तो ऐसे सिनेरियोज में आप हमेशा, अगर कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको हमेशा एजुकेट होना है, आपको हमेशा बाहर जाके एक गाइडेंस लेनी है आउटसाइड एजेंसी से कि आप अपने राइट्स जानने के लिए क्या कर सकते हो। तो इसीलिए पॉश एक्ट के अंदर बड़ा क्लियरली बोला है कि टाइम टू टाइम आपको पूरे स्टाफ को, जितने भी आपके लोग हैं, आपको ट्रेन करना है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी आपका स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं, सबको पॉश के बारे में पता होना चाहिए, अपने राइट्स पता होने चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर उनको नहीं पता तभी ऐसे एक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो बाहर, अगर कंपनी वाले नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बाहर किसी लॉयर से जाके मिलें, किसी से सजेशन लें। उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, नहीं करना चाहिए था उनको। तो किसी से कंसल्ट करना चाहिए था उनको, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई गाइडेंस मिलती। जो उन्होंने 3 साल 4 साल जो सफ़र किया है, जो जॉब छोड़ी है, आई थिंक वो नहीं छोड़ते, उनके लिए दूसरा रास्ता बनता, उनको सजेशंस मिलते, उनको तरीका पता चलता कि कैसे वो अपने आप को फाइट बैक कर सकते हैं। तो इसीलिए तो एक्सपर्ट्स होते हैं। ओके मैम, अगर कोई कमेटी नहीं है आपके ऑफिस में या आप जिस एरिया में हो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ऑफिस में हो जाएगी वैसे तो, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं और आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते हो। वर्क खाली ऑफिस तक नहीं होता, घर पे जो मेड आती है उनके लिए भी पॉश होता होगा मेरे ख्याल से। होता है। तो मैम उन वो क्या करें, क्योंकि उनके साथ भी तो गलत होता ही होगा कहीं ना कहीं हद तक, कहीं ना कहीं किसी का दिमाग होगा तो वो करेगा ही गलत उस चीज़ का। तो उनके लिए क्या राइट्स है, उनको कैसे उस चीज़ को, मतलब उनको एक क्या प्रोटेक्शन मिल सके? देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो हमारा हो गया कि जहाँ पे हमारा एक ऑफिस सेटअप है, हाँ जी, जहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफिस है, जहाँ पे हमारा बॉस बैठा हुआ है, बाकी हमारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। दूसरा है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे कोई बॉस नहीं है या फिर बॉस है तो उसके कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स है, अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं, कभी परमानेंट हैं या फिर वो परमानेंट नहीं है। कुछ है फीमेल्स जैसे हमारे घर पे जो हमारी हाउस हेल्प्स आती हैं काम करने के लिए। घर पे हम लोग पॉश कमेटी नहीं बना सकते हैं क्योंकि 10 लोग तो आती नहीं है घर पे काम करने। हमारे यहाँ पे 1 फीमेल आएगी, 2 फीमेल आएंगी काम करने, 3 आएंगी, उससे ज़्यादा होगी नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या सेटअप है? जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं तो उसमें एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या आईसी कमेटी बनाए, जिसमें कि एक कम से कम 4 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो कमेटी के पास में कोई भी कंप्लेंट आएगी तो वो प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और उस कंप्लेंट को सुन के समझ के इंक्वायरी करके एक
आपको रिजल्ट देंगे। तो मैम आप ये कह रहे हो ऑनर को बनानी पड़ेगी? ऑनर को, एम्प्लॉयर को बनानी पड़ती है। जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप है, ठीक है। बट मैम यहाँ पे तो कुछ है नहीं। हाँ, और जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे कोई ऑफिस सेटअप नहीं है, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसको कि हम लोकल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं, जो कि हमारे डीसी ने बनाई होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर भी सेम ही सेटअप होता है। हमारे एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके नीचे मेंबर्स होते हैं। तो अगर कोई भी फीमेल वहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल करती है, तो उसको उसी तरह से सुना जाता है जो कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर सुना जाता है। तो जब भी हम अपने कॉर्पोरेट्स में, जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ और मैं लोगों को समझाती हूँ कि ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी है कि आप, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आप जिनके साथ में काम कर रहे हो, और आप उनको भी अवेयर कर सको कि आपके साथ में अगर कुछ हैरेसमेंट हो रही है, क्योंकि हमारा तो एक इतना सा दायरा है, लेकिन आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप उनको भी तो ग्रो करोगे ना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए भी तो काम करोगे एज अ सोसाइटी, ठीक है। अगर आप देखते हो कि उनके साथ में कुछ हैरेसमेंट हो रहा है और वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, वेरियस रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने का मतलब है कि उनको लगता है कि हमारी बदनामी होगी। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बहुत टाइम खर्चा होगा। ये चीज़ छोटे शहरों में मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर तरफ से। बड़े शहर में तो एटलीस्ट लड़कियों को अब राइट्स तो पता है अपने। हाँ, राइट्स पता है, लेकिन वो एक एक सोशल स्टिग्मा बता लो, बोलो कि उनको बदनामी का डर है, या फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस से हमें डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमें डर लगता है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन उसको देख के हर कोई दूर भागना चाहता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि ये सिर्फ आपके जानने के लिए नहीं है, आप उनको प्रोटेक्ट करो, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उनको समझा सको, सिखा सको। आपकी मेड कुछ हैरेसमेंट फेस कर रही है, तो आप उनको हाथ पकड़ के ले जाओ कि जी आपको यहाँ पे कंप्लेंट करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। तो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी है। तो ये तो 2 चीज़ें होंगी। और अब एक तीसरी चीज़ जो सबसे ब्यूटीफुल है, जो कोई भी कर सकता है, वो है एक शी बॉक्स पोर्टल। शी मतलब SHE, शी बॉक्स पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट ने इसी साल स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है। और मैं इसको बोलती हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक आधार कार्ड जैसे है। गवर्नमेंट ने एक चेक सिस्टम लगाया है ये जानने के लिए कि कौन सी कंपनीज पॉश को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है, या कौन सी कंपनीज पॉश को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। तो हर कंपनी अपने आप को शी बॉक्स पे रजिस्टर करवा रही है। और अभी कोई भी कंप्लेंट आती है तो जो अपनी कंपनी को अप्रोच नहीं कर सकती है, कुछ होंगे डिफरेंट सिनेरियो, जैसे आपने बताया कि वो। इस पे मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने एक रील देख रहा था, उसमें ये बताया था कि पॉश एक्ट इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक फीमेल अपने एम्प्लॉयर बोलेंगे या जो भी और बॉस है उस पर लगाते हैं, और कल को सीनियर पे लगाते, तो कल को उसको जॉब से निकाल देता है उसका कोई सीनियर, तो वो वहाँ तक कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगी। पोस्ट वहीं तक है, कमिटी मतलब ऑफिस तक ही है, उसके आगे नहीं है वो, कोई मतलब सीधा कोर्ट में नहीं जा रहा वो, तो उसकी पावर वहाँ तक ही है। मैंने ये वीडियो देखी थी। ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो मिस इन्फॉर्मेशन है, एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है। ओके, जब तक वो लोग काम कर रहे हैं। ओके मैम, इसके थ्रू मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि ना कि पॉश एक्ट की पावर कहाँ तक है एक ऑफिस। आप इसको रिफ्रेश करेंगे? हाँ जी, कैसे मतलब एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाहते हैं? कि मैंने को तो एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपसे पूछ ली, लेकिन इससे मेरे को क्वेश्चन ये आ रहा है कि मान लीजिए मेरे को पॉश एक्ट है, वो खाली आपके ऑफिस तक है, कल को आप जॉब छोड़ देते हो तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। और वो अगर हाई कोर्ट पे सीधा नहीं, किसी कोर्ट में नहीं जा रहा, सीधा आपकी कमेटी तक ही है वो, जो आपकी ऑफिस में बनी पड़ी है, वहाँ पे मामला सॉल्व हो जाना चाहिए, इसीलिए होता है। अच्छा दैट वे। हाँ जी, ठीक है। तो उसकी पावर कहाँ तक है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो पॉश की कंप्लेंट हम सिर्फ उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं जो आपके वर्किंग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। आपके साथ में ऑफिस में काम करता हो, आपके ऑफिस में कोई विजिटर आया हो, आप किसी और दूसरे ऑफिस में गए हो किसी ऑफिस के ही काम के लिए, ठीक है। ऑफिस ने कहीं और आपको भेजा हो किसी और काम के लिए, लेकिन आपका ऑफिस का ही कोई सेटअप हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गए हो, वहाँ पे किसी ने आपको छेड़ दिया तो आप पॉश की कंप्लेंट कर सकते हो, वो नहीं होगा, ठीक है।
वर्किंग रिलेशनशिप मस्ट होना चाहिए। ओके, दैट इज़ वन। एक बार आपने कंप्लेन कर दी तो उसके बाद में चाहे आप जॉब छोड़ के चले जाएं, चाहे वो जॉब छोड़ के चला जाए, वो कंप्लेंट एग्जिस्ट करेगी जब तक कि उसकी प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई हैं, दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद में भी कोई भी पार्टी, या तो कंप्लेनेंट या फिर रिस्पोंडेंट, अपील में जाना चाहता है, अपील में मतलब वो कोर्ट जाना चाहता है, और वो टिल द टाइम सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहता है, सिविल कोर्ट जाके वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाके वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब तक वो कंप्लेंट बनी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने वो बोल दे कि अब मैं उसका बॉस नहीं रहा हूँ, मैंने वो छोड़ दिया, या अब मैं उसकी एम्प्लॉय नहीं रही हूँ, अब मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया है, तो अब हमारा मेरे जाते से ही वो कंप्लेंट वैनिश हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कंप्लेंट रहेगी। ऐसा मतलब फिर तो जैसे ही किसी के साथ में कंप्लेंट हो, आप एग्जिट मारो, कंप्लेंट खत्म, सबसे इजी प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है। ओके मैम, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है और वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? ओके, देखो कंप्लेंट, सबसे पहली बात, जो कंप्लेंट कमेटी होती है उसको सिविल कोर्ट्स की पावर होती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास में कुछ पावर्स दी गई हैं जो कि बाय लॉ डिफाइन की गई हैं। हम लोग से जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज में उस कमेटी का हिस्सा हूँ, तो मैं इसलिए हम लोग बोल रही हूँ। तो हम लोग किसी को भी पनिशमेंट वो नहीं सुना सकते हैं कि हम लोग किसी को जेल भेज दें। ठीक है, वो पावर्स हमारे पास में नहीं होती। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो हम लोग सुना सकते हैं वो होती है कि हम किसी की को जॉब से टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसने कितना बड़ा ऑफेंस किया है। तो हमारी जो कमेटी काम करती है वो नेचुरल जस्टिस पे काम करती है। जैसे बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी सजा, मतलब जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सज़ा। आपने जितना बड़ा गुनाह किया है, हम उतनी बड़ी सज़ा आपके लिए डिफ़ाइन करेंगे। सस्पेंशन कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं, आपकी सैलरीज रोक सकते हैं। आपकी सैलरी से निकाल के कॉम्पनसेशन हम विक्टिम को दे सकते हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि लॉ ने पनिशमेंट्स डिफ़ाइन की गई हैं, बट उससे ज़्यादा हम लोग कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्योंकि पॉश के अंदर बड़े लिमिटेड से सिनेरियोज, मतलब बहुत लिमिटेड से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑफेंसेस आते हैं। अगर कोई बड़ा ऑफेंस है, कुछ असॉल्ट हुआ है जहाँ पे कुछ फिजिकल टच या फिर कुछ फिजिकल इंड्यूसमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, हैरेसमेंट और असॉल्ट अलग हो जाएगा उसमें? हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट इज डिफरेंट। सेक्सुअल मतलब जहाँ पे इंटेंट डिफरेंट है, जहाँ पे आप बहुत बड़े ऑफेंस में चले जाओ, जहाँ पे फिजिकल फोर्स एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपके साथ में कुछ रेप हुआ है, जहाँ पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा मेडिकल एग्जामिनेशंस आ जाएंगे, हमारे विटनेसेस और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वहाँ पे पुलिस FIR बनती है। ओके मैम, इसमें बैड टच जो होता है, किसी ने किसी को बैड टच कराओ, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में जाएगा या असॉल्ट में जाएगा? देखो, बैड टच लाइक कोई फीमेल काम कर रहे हैं, उसके पीछे हाथ रख के उसको समझा रहा है और ट्राइंग टू मतलब एडवांटेज ले रहा है सिचुएशन का, तो वो उसको नहीं पसंद आ रहा, उसको कंसेंट नहीं है, उसे मना कर दे फिर भी कर रहा है, तो किस में आएगा, असॉल्ट में, हरासमेंट में? वो तो आप कह सकते हो कि बैड टच तो आप कह सकते, जब उसने उसको टच किया, ठीक है, तो आप उसको हैरेसमेंट में भी डाल सकते हो और उसको असॉल्ट में भी डाल सकते हो, क्योंकि टच करना तो किसी का राइट है ही नहीं विदाउट कंसेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉश आपको एक लिबर्टी देता है कि आपको एक एक फ्रीडम देता है कि आप उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर सुलझा सको, तो आपको एक लिबर्टी है कि आप उसको अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में ही क्लियर कर दो। ठीक है, तो आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इसको क्रिमिनल उसमें लेके जाना है, तो देन आप उसकी FIR करा सकते हो। ओके, तो इट कैन गो बोथ द वेज। ओके मैम, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि कभी आपके साथ ऐसे वर्क प्लेस में हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट या हरासमेंट? कभी आपने फेस भी करा है ऐसा? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हर फीमेल को फेस करना ही पड़ता है उस जगह में। देखो,
मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, बट यस हैरेसमेंट. व्हाट काइंड ऑफ हैरेसमेंट? हाँ, जब मैं अपने कोर्ट में गई थी तब उस टाइम मैं मैरिड थी. ओके. मेरे 2 बच्चे भी थे. तो ऐसे मुझे उस इंटेंशन से गई थी. अब तो मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं. अब क्या है, अब तो कोई मतलब कोई ऐसे मुझे कोई क्यों परेशान करेगा. मतलब ऐसे सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसे परेशान भी कर सकता है, कोई जैसे छेड़ भी सकता है. लेकिन मतलब मैं अपने थोड़ा सा फ्री उससे गई थी. लेकिन ऐसे एडवांसेस मुझे फेस हुए. थोड़ा सा मुझे ऐसे फेस हुआ, किसी ने ऐसे कोशिश की एडवांस करने की. तो थोड़ा सा हमने ऐसे डिस्टेंस रखा कि नहीं जी आप वहीं रहिए, आप अपने ही स्पेस में रहिए. क्योंकि वो हमें पता था कि हमें कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. और एक फीमेल्स के पास में एक वो सिक्स सेंस होती है कि जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन कितना पास आने की कोशिश कर रहा है. और you were telling me that Facebook story na that day that Facebook story. Okay, you want to listen that also? Yeah. Okay, तो ये थोड़ा सा oh God. पॉडकास्ट थोड़ा चटपटा भी तो चाहिए. तो मेरा ना it was a good story. तो थोड़ा सा ना वो ओके. तो एक दो बार क्या हुआ था, क्योंकि आपके जब ये फेसबुक और ये सब था तो बहुत सारे लोगों की फेसबुक रिक्वेस्ट वगैरह आती थी, मैसेंजर पे मैसेजेस वगैरह आते थे. तो ठीक है, हम लोगों ने उस टाइम पे फेसबुक रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट की, क्योंकि हम लोग टॉकिंग सब लोगों से मिलते थे, बात करते थे. कॉलीग तो थे तो ऐसे नहीं था. तो जैसे हम लोगों ने फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. तो जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो लोगों को लगता था कि बस अब इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो अभी तो फ्रेंड बन गई. तो फेसबुक फ्रेंड तो फ्रेंड ही है. लेवल 1 कंप्लीटेड. अब ये लेवल 1 अब ये लेवल 1 कंप्लीटेड. तो अब हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ सकते हैं आगे. तो अब हम जैसे अब मेरा फ़ोन है, अब मैं उसको रात को 2 बजे चलाऊं, सुबह 4 बजे चलाऊं, कितने बजे मैं चलाऊं वो मेरी मर्जी है. आप लोग कौन होते हो पूछने वाले. अब मुझे 2-4 लोगों मैं कभी रात को जैसे मुझे नई नींद आ रही होती थी या कुछ भी था, मैं फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रही होती, फेसबुक स्क्रॉल कर रही होती, तो ऐसे झट से मैसेज आता, मैम अभी तक जगे हुए हो. फिर 1-2 बार तो आपकी क्या कहते हैं उसको, आपके लिए फिक्र कर रहा है वो बंदा. फिक्र कर रहा है. तो 1-2 बार तो हमने अवॉइड किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं कि क्यों जवाब देना है. फिर रिपीटेडली जैसे कभी होता था कि अभी मैम इस टाइम पे क्यों जगे हुए हो, भाई क्या हो गया. फिर एक दिन मेरे को थोड़ा लगा कि अब ना अगर मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर ये तो विन-विन सिचुएशन मान के चल रहा है. फिर ये वापस है किसी कुछ और बोलेंगे कि चलो और बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. देन फिर मैंने उसको लिखा कि मैडम तो सो रही हैं, मिस्टर राठी दिस साइड, मिस्टर राठी दिस साइड, बताइए. मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये मैंने 2 लोगों के साथ में किया है. कि मिस्टर राठी दिस साइड, मैडम तो सो रही हैं, आप बताइए कुछ हुआ. तो फिर उन्होंने नहीं सर बस ठीक है, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया कि मैडम क्यों जगी हुई है इस टाइम पे. देन उसके बाद में उनका फेसबुक तो छोड़ो, कभी कोई मैसेज नहीं आया और आई एम सॉर्टेड. तो हमें पता होता है कि ऐसे लोगों के साथ में कैसे निपटना है और कैसे करना है. देखो हर फीमेल को वो सेंस होती है कि आपने उसको रिस्पॉन्स किया तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्योंकि एक सेंस होती है कि कहाँ से वो क्या आएगा और क्या बोलने वाला है, क्या कुछ कहेगा. तो उसको उसकी प्लेस दिखाना इम्पोर्टेंट होती है. बात है. लेकिन अगर आप सुनते रहे, सहन करते रहे, तो मेरे को दिमाग में वो था कि मुझे इसे सुनना नहीं है, सहन करना नहीं है. और क्यों सुननी है, क्यों सहन करना है. उस इंसान को शायद वो एक तरह से विन सिचुएशन लगे और वो कहे पावर ही मिल रही है उस तरह से, क्योंकि वो कल को कुछ और बात भी कह सकता है आगे. मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ना एक बार ना वो चेक करना चाहता है कि चेक करके देख लूं अवेलेबल है, कौन सी मछली मसल रही कि अवेलेबल है. मतलब किसी को कोई समझ नहीं, और मैं उस इम्प्रेशन में थी कि भाई क्या है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मेरे को क्या कुछ कहने वाला है. मैं तो जब चलती हूँ तो मैं किसी को देखती ही नहीं हूँ कि कोई आसपास भी कौन खड़ा है कौन नहीं है. तो हमें तो कोई ऐसी चिंता फिक्र ही नहीं होती है. तो ठीक है. ओके. अब फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा हम भी कॉन्शियस होगा कि नहीं ये तो दुनिया तो वही है,
चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, फीमेल्स के लिए वर्ल्ड सेम ही रहेगा। बट मैम ये स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूरी है, जैसे आपने बिल्कुल ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आजकल जो नई फीमेल्स आ रही हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो उनको समझाते हैं, जैसे मेरे पास में भी मेरी टीम है, मेरे फीमेल्स काम करती हैं, जैसे 2 बच्चे हैं, साक्षी है, दीपिका है, तो हम लोग उनको बार बार यही बोलते हैं कि बेटा आप थोड़ा सा बच के रहा करो। हमें तो वैसे ही सुनने मिलता है कि लॉयर्स के लिए जगह नहीं है, ये रास्ते नहीं है, तो आप ऐसे मत किया करो। मोटिवेट करते हैं उनको, इनको कोई ऐसे करे तो ऐसे कर देना, वैसे कर देना, लिख देना। उनको बोलना कि मिस्टर राठी ना लिखे। नहीं वो भी मिस्टर राठी लिख रहे हैं इस साइड। फिर वो बोलती मैडम आपसे तो वैसे ही सब लोग बहुत डरते हैं। नहीं उनको किसी का मैसेज आ रहा हो, ये वो भी लिख दे मिस्टर राठी दिस साइड, वो कहीं राठी कौन है। सेम चीज़ क्यों लिखनी है, उनके अपने तरीके होंगे, वो उनको अपने तरीके खोजने दो। नकल में भी अक्ल है ना मैम, वो कह रहा हूँ मैं। नहीं। बट मैम स्ट्रीट स्मार्ट की तो बात होगी, लड़कियाँ स्मार्ट भी बनने की कोशिश करिए जब से राइट्स आए। अगर उसमें मैं बात करूँ कि फेक एलिगेशन हो गया या कुछ हो गया लड़कों के साथ हो रहे हैं, तो पॉश जो एक्ट है मेल के लिए भी है या खाली फीमेल्स के लिए है? देखो एज पर लॉ जो पॉश एक्ट है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए okay. है। लॉ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि जो कंप्लेनेंट है वो सिर्फ फीमेल ही हो सकती है। कुछ कंपनीज हैं जो MNCs हैं उन्होंने उसको जेंडर न्यूट्रल रखा है, okay. लेकिन लॉ ने उसको सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही रखा है। okay. कुछ एक एक्ट्स हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए ही बनाए हैं, फीमेल्स ओरिएंटेड ही हैं। 2013 से लेकर अभी तक ये एक्ट सिर्फ फीमेल्स के लिए। मैम जैसे मेरठ ब्लू ड्रम केस और राजा रघुवंशी ये केसेस हो गए, तो आपको नहीं लगता कि आदमियों के साथ भी कोई उसके एक्ट होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, जो ये सब चल रहा है? अरे इसका जवाब मैं आपको 2 लाइनों से दूंगी। श्योर। 4 कहानियों ने ज़मीन खिसका दी और सदियां भरी पड़ी हैं औरतों की दास्तां से। okay. समझ में आया? I can understand where are you going. ठीक है। देखो अभी तक औरतों के साथ में जितना भी हैरेसमेंट चल रहा था, जितनी भी नॉनसेंस चल रही थी, डावरी डेथ्स हो रही थी और भी हैरेसमेंट चल रही थी, सबको लग रहा था कि ये नॉर्मल है, औरतें मर रही हैं, मरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन जहाँ पे 2 आदमी मर गए सबको प्रॉब्लम हो गई, सभी आदमियों को अपनी लाइफ खतरे में दिखाई देने लग गई। सबको लग गया कि अब पता नहीं औरतों के हाथ में ऐसा क्या हथियार आ गया कि हम लोग जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सब लोगों को हनीमून पे जाने से डर लगने लग गया, शादी करने से डर लगने लग गया। लेकिन उससे पहले किसी औरत ने नहीं सोचा कि हम लोग शादी करेंगे नहीं करेंगे, शादी करके पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता। इतनी सारी डेथ्स, 20,000 औरतों के जब डेथ होती है तब जाके कोई एक आदमी मरता है। आप पर ईयर की बात कर रहे हो, आपके वैसे मैं एक नॉर्मल एक मोटा सा डाटा आपको बता रही हूँ। ठीक है। तब मतलब तब किसी को कोई इशू नहीं होता। ओके। लेकिन ये जब एक आधा आदमी जैसे कोई मरता है तो न्यूज़ बन जाती है। तो आपको लगता है कि ये कोई न्यूज़ बननी चाहिए? देखो लाइफ तो सभी की इम्पोर्टेंट है ना, आदमी की भी लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट औरत की लाइफ है। हाँ जी। मरते समय औरत को भी उतना ही दर्द होता है, आदमी को भी उतना ही दर्द होता है। तो आप ये कहना चाहते हो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया लोगों ने? नॉर्मलाइज आई मीन ये सब चीज़ें, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि औरत या फिर आदमी, वो तो बात होनी चाहिए सही या गलत के ऊपर कि ये गलत काम अगर कुछ गलत है तो वो आदमियों के लिए भी गलत है और वो औरतों के लिए भी गलत है। अगर कोई गलती कर रहा है तो जेंडर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मेरा हमेशा से कहना रहा है। तो उसको हम जेंडर स्पेसिफिक ना रखें, उसको हम रखें कि ये एक्ट अगर है, अगर वो गलत है तो वो गलत है, और अगर वो एक्ट है और वो सही है तो वो सही है। तो मैं ऐसा कोई एक्ट है जो जेंडर देख के नहीं है कि सीधा अगर गलत हुआ तो उसके साथ भी क्या कहते हैं उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी? क्योंकि ये तो चलो 2 केसेस मैंने ये बता दिए। एक केस था वो इंजीनियर का था, जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने क्या कहते हैं सुसाइड करी थी, काफ़ी हाईलाइट हुआ था। क्या नाम था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अतुल सुभाष का। तो वो तो इनोसेंट था, उसने क्या करा था, उसमें डाउरी मांग रहे थे उसके कितने तो वीडियोस में हम ये भी आ रहे, चलो आप कह रहे हो चलो फीमेल के साथ गलत हुआ, कितनी वीडियोस ये है जिसमें एक वाइफ अपनी सासू माँ को मार रही है, जिसमें मर्द अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको केस हो जाएगा, इसलिए बेचारे को वीडियो बनानी पड़ती है अपनी माँ को पिटते हुए देख रहे हो। तो वो चलो हम
मर्द गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, मैं मान ली बात, लेकिन मैम एक वो भी तो किसी माँ, वो भी तो फीमेल है। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि आई थिंक हमें एक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए, मर्द या औरत के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई एक्ट गलत है तो वो गलत ही है। अतुल सुभाष ने जो किया वो मुझे तो कहीं से वो ठीक नहीं लग रहा है कि उसने जो किया, सुसाइड करना कौन सा अच्छा एक्ट था। उसको लड़ना चाहिए था, इंतज़ार करना चाहिए था। मतलब माना कि हमारे लॉ सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप एक बार मर गए तो कौन सी चीज़ें सही हो गई हैं। अगर आपको मरना ही था तो कुछ करके जाते ना। मैम इसमें ये चीज़ हो सकती है, अभी रिसेंटली जो हाईलाइट सबसे हुआ है वो उन्नाव रेप केस है। उसमें हियरिंग है दैट पॉलिटिशियन के खिलाफ, पूरी हियरिंग है। अब सिनेरियो ये भी आ रहा है कि लड़की की स्टेटमेंट में डिफरेंस है, जब कुछ उस काफ़ी सिनेरियोज ऐसे आ रहे हैं। तो एक तरह से वो जो कितने विक्टिम है, फीमेल होगी या जिसके ऊपर केस है, वो अपना केस लड़ पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे हैं बड़े। जिसके पास पैसे नहीं है, पावर नहीं है, वो कैसे टिकेगा सिस्टम में? ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको रिलेट कर रहे हो अतुल सुभाष के साथ में, तो वो भी एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला ही था। उन्नाव रेप केस में नहीं, मैं आप अतुल सुभाष से उन्नाव के को कंपैरिजन कर रहे हो, मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि आपने कहा था वो लड़ता है इस चीज़ में, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से एलिमनी या इसके जो जितने भी अगर लॉ देखोगे, फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है और लड़कों के लिए काफ़ी कम है। क्योंकि वो यही बताया था जब जजमेंट हुई तो वहाँ पे जज हंस रहा था उस पर। देखो ये तो मैं इस चीज़ को नहीं पता मुझे कि जज हंस रहा था कि नहीं हंस रहा था, मैं उस चीज़ में का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात करते हो कि हमारे जो लॉ है वो बायस्ड हैं टुवर्ड्स फीमेल, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, हो गया, कुछ हमारे लॉज हैं जो फीमेल्स ओरिएंटेड हैं, और उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मैं इसमें आपसे एग्री करता हूँ। अगर हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं होती तो आई थिंक हमें वो लॉज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है मैम, बट इसमें आप कहते हो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मान लिया, इसलिए वो लॉज है और इतने सारे आ गए कि अब फीमेल्स को वो लॉज मिल गए और जिनको पता है वो उसका मिसयूज़ भी कर रही है और यूज़ भी कर रही है। लेकिन हम कितनी सारी फीमेल्स जिनको पता ही नहीं इस उनके लिए लॉ है, वो आज भी सफ़र कर रही हैं, लेकिन जिनको पता है वो मिसयूज़ कर रही हैं। जस्टिस तो फिर भी सर्व नहीं हो रहा ना मैम, जिसको होना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। चाहे वो उन्नाव के केस में ले लो, अगर वो विक्टिम है, उसके साथ बुरा हुआ है, तो अभी तक उसको जस्टिस नहीं मिला। लेकिन जहाँ पे जिसने कुछ करा ही नहीं लड़के ने, उसके बाद फेक एलिगेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसको एलिमनी भी देनी पड़ जाती है, कभी उसको अंदर भी चला जाता है। एक आदमी तो कितने 20-30 साल से वो अंदर ही था इस चक्कर में। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हम उन्नाव केस और अतुल सुभाष को छोड़ के हम वहाँ बात करते हैं ना प्रॉब्लम की, सिस्टम की बात करते हैं ना कि हमारा सिस्टम फेलियर क्यों है। हमें बात करनी चाहिए कि प्रॉब्लम की, कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है और सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। आई थिंक हमें बजाय वो डिस्कस करने की ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम लोग कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमारे मेन फोकस वो होना चाहिए, हमारा एजेंडा वहाँ पे होना चाहिए। श्योर कि हम लोग गलत ट्रैक पे, हम लोग हमारा जो आप देखो जो हमारे टीवी पे जो डिबेट्स होती है ना, जो घंटों चलती हैं सुबह से शाम तक, आप जिस चैनल को खोल लो सारा टाइम बस वो वही डिस्कस कर रहे होते हैं, वो तालियां पीट रहे होते हैं, और वही हमारे सदन में भी और वो संसद में भी सब कुछ वही सब चल रहा होता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और 4 दिन के बाद में भी वही कहानियाँ चल रही होती हैं। कुछ नया नहीं आता, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता, प्रॉब्लम वहीं की वहीं, सब चीज़ें वहीं की वहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम जहाँ पहले खड़े थे अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। तो आई थिंक वो सिनेरियोस चेंज होने चाहिए, हमारा माइंडसेट प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पे आना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता मैम वो इंडिया में हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? नो मैम, कैसे नहीं हो सकता? बिकॉज माइंडसेट का डिफरेंस है। अगर हम देखे जाए, अगर मैं यहाँ से 1000 साल पहले की बात करूँ, यहाँ पे आक्रमण हुआ है देश में और फीमेल्स के साथ गलत हुआ इस देश में, इस देश की औरतों के साथ गलत हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी गलत करा। जब हमें आज़ादी मिली, हमारे साथ चाइना को भी आज़ादी मिली। चाइना के साथ जो हमारे साथ 1000 साल तक हुआ, चाइना के साथ सिर्फ 100 साल तक हुआ। जब जापानीज ने करा उनके साथ, उन्होंने बोल दिया अब नहीं। जो उस वक्त पावर में था, जो कौन सी डायनेस्टी थी जो पावर में थी, उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया, कम्युनिस्ट उन्होंने जो पार्टी थी, और भगा के ताइवान में आज वो सेटल है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट। ठीक है। उन्होंने लॉज ऐसे बना दिए कि अगर कुछ हो पास हो रहा है तो गवर्नमेंट के हाथ में
उन्होंने अपने तक कर दिया, उसमें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है वो लॉस। आप वहाँ पे लॉ ब्रेक नहीं कर सकते चाइना में, एज अ मैं लेमैन होके वहाँ पे लॉ ब्रेक नहीं कर सकता वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पावरफुल हो तो कर सकते हो आप। यहाँ पे आपका आज भी माइंडसेट बदला नहीं है ना कि आपकी फीमेल्स के साथ अगर गलत हुआ है तो आपको वो यहाँ पे लॉस लाने चाहिए, वो कहना चाहिए कि अब इस देश पे कोई आके नहीं बैठ सकता या इस देश को हमने सुधारना है। चाइना भी तो कहीं ना कहीं हमारे साथ चल रहा था, वो एकदम से ऊपर चला गया, डेवलप्ड है वो। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, आपको हर चीज़ गवर्नमेंट से चाहिए? नो। आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, आपने कभी उनको मॉरल वैल्यूज सिखाई हैं? समटाइम या समटाइम्स, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सिखानी चाहिए। और वहीं हम लोग फेल हैं, हमारी पॉपुलेशन वहीं पर ही फेल है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट रातों रात ये चेंज कर दे, हमारा सिनेरियो वहाँ पे चेंज हो जाए, हमारी ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, बट कभी नहीं होगा क्योंकि हम खुद चेंज नहीं होना चाहते। हम अपने आप चेंज नहीं होना चाहते, हम दूसरों से मिरेकल चाहते हैं। ओके मैम, तो ये अब तो हम एजुकेटेड है तो हम इस चीज़ पे बात कर पा रहे हैं। हम एजुकेटेड नहीं हैं मैम, अगर हम एजुकेटेड होते तो हम ये शुरुआत अपने आप से करते, अपने घर से करते, तब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते। ओके। मेरा मतलब एजुकेशन से वो है कि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमारे अंदर हमें गाड़ी कैसे खड़ी करते हैं वो तक तो आता नहीं है, गाड़ी कैसे चलाते हैं, टर्न करना है, इंडिकेटर देना तक तो आता नहीं है। हम कहाँ से एजुकेटेड हैं? ओके, तो हम लोग तो पुअर हैं, हम लोग कहाँ से एजुकेटेड हैं? बिल्कुल भी नहीं है। हम इंडियंस को ऐसा चाहिए कि सब कुछ ऐसे फैंसी पैकेजिंग हमारे पास में आ जाए, बट हम उसके लिए कुछ काम ना करें। सब कुछ गवर्नमेंट करके दे दे जस्ट बिकॉज कि हम लोग टैक्स भर रहे हैं। और टैक्स भी हम लोग नहीं भर रहे हैं, कुछ % पॉपुलेशन है जो ऑफिस में बैठी हुई है, जिनकी सैलरीज आती हैं, जो सैलरी दे रहे हैं, ले रहे हैं, सिर्फ वही लोग टैक्स भरते हैं। बाकी सब जो अपना अलग से जो भर रहे होते हैं वो है, अपनी इनकम तो हम लोग छुपा के ही रखते हैं, वो टैक्स नहीं भर रहे होते हैं। तो उनको वो हमारे कंधों पे सवार हैं वो वाली पॉपुलेशन, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मिरेकल चाहिए, और वो खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। ओके मैम, इस पे हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास इस पे काउंटर भी है पड़ा। बताइए। कि मुझे ऐसे लगता है कि हमें सुधरना चाहिए पहले तो, बिल्कुल, लेकिन फ्रीडम के बाद यहाँ पे लोग, उनको तो नॉलेज नहीं दी। जो लीडर्स थे उनको तो पता था सिनेरियो क्या है। कुछ लीडर्स थे जो चाहते थे डेमोक्रेसी ना आए, कुछ लीडर्स थे कि चाहते थे इंडिया अगर डेवलप होगा तब होगा जब, अब इन पे राज कोई ना कर पाए, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन कांग्रेस की बात कर ले हम, कांग्रेस को उस वक्त इसलिए बनाया गया था ब्रिटिश के टाइम पे ताकि वो यहाँ के लोगों को अपोज कर सके, जो उस टाइम की ये आप, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा इसमें? नहीं, वो आपके अपने व्यूज हैं, आप कह सकते हो कुछ भी। मैंने जो पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ आपको मैम, जो मैंने, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैंने पढ़ा है वो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट तो पढ़ा है मैंने वो। तो मैम अगर ये सब होया है और एक देश को आप डेवलप अभी भी नहीं बोल सकते जब तक उस पर फ्रीडम अपने हाथ में ना हो। यहाँ पे आप गवर्नमेंट से कुछ नहीं करवा सकते, गवर्नमेंट वही करेगी कि उसको 5 साल के लिए आपके वोट चाहिए तो वो आपके जो इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म वो करके दे देगी आपको और आपसे वोट ले लेगी वो। यहाँ पे गवर्नमेंट तो ये नहीं करेगी देश का भला, हमारी गवर्नमेंट कहीं हद तक कर रही है वो चीज़, लेकिन उनको भी अपोज फेस करना पड़ता है ना सामने वाली पार्टी का, कुछ करके। फ्री विल उनके पास भी नहीं है। अगर जब बात आ जाती है देश की तरक्की की, फ्री विल कितने चीज़ों में उनके पास भी नहीं है वो कर सके फ्रीली, उसको भी नहीं कर सकते वो। नहीं, अगर गवर्नमेंट के पास में भी फ्री विल नहीं है तो फिर किसके पास फ्री विल है मैम? मतलब आप क्लियर कट मेजॉरिटी से वहाँ बैठे हुए हो सेंटर में, तो फिर आप किसके लिए इंतज़ार कर रहे हो? और आपको 14 साल वहाँ पे हो गए हैं, 14-15 साल। उसमें अगर मेरे को अगर पता ये मुद्दे हैं, मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा तो मैं गाड़ी लंबी चलेगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हमारा देश में सब कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी रहने दो, चाहे वो कांग्रेस रहने दो, या चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, सबको पप्पू चाहिए होते हैं जो उनके आगे पीछे घूमे। मतलब बड़ा क्लियर है। और वो पप्पू कब नहीं बनेंगे हम लोग? जब हम एजुकेटेड होंगे। ठीक है, अगर हमारी पॉपुलेशन 100% एजुकेटेड होगी, और जब मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन की,
तो एजुकेशन सिर्फ किताबी वाली एजुकेशन नहीं है, यहाँ से भी एजुकेटेड। हमें जब अपने राइट्स पता होंगे, हमें जब अपनी ड्यूटीज़ पता होंगी, हमें जब पता होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब हम सही मायने में एजुकेटेड होंगे। ओके। तो आई थिंक अगर हम यंग जनरेशन हैं, आप जैसे लोग अपने आगे वाली आने वाली जनरेशन को बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो आई थिंक हमारा इंडिया एक डिफरेंट लेवल पे आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके 5% भी चेंज कर पाएँ तो आई थिंक हम 2 या 3 जनरेशन्स के बाद में बहुत डिफरेंट होंगे, एक डिफरेंट लेवल पे होंगे। आप ये देखो ना, आपको याद होगा कि हम लोग कितना ग्लोरीफाई करते हैं फीमेल्स को छेड़ना या फिर इनको टीज़ करना। एक मतलब टीवी में भी आप देखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है जब हम ऐसी कुछ एड्स देखते हैं। एक ऐड आती थी, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एक डेयरी मिल्क की एक ऐड आती थी। एक बस स्टॉप पे एक लड़की खड़ी है और वो चॉकलेट खा रही है। मतलब मुझे ऐसे कुछ मेरी मेमोरीज में ध्यान है। अगर आप कभी गूगल करोगे या उस पर देखोगे, एक लड़की चॉकलेट खा रही होती है, एक लड़का आके उसको पूछता है कि क्या मैं आपका चॉकलेट ले सकता, आपका एक बाइट ले सकता हूँ? तो वो लड़की बड़े उससे बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? तो वो लड़का बोलता है नहीं। तो बोलते क्यों? तो फिर क्यों चाहिए? बोलते मेरी मम्मी ने बोला है कुछ भी अच्छे काम की शुरुआत करो तो मीठे से होनी चाहिए। तो फिर वो उसको तोड़ के दे देती है। ओके। तो कहता है कि लेकिन तुम क्या अच्छा काम करने वाले हो? तो बोलते मैं सोच रहा हूँ तो मैं घर छोड़ दूँ। ओके। तो भैया तुम 10 रुपए की चॉकलेट, तुम किसी की झूठी चॉकलेट क्यों खाओगे? तुम दुकान से लेके खा लो। क्रिएटिविटी है मैम। तेज पड़ रहा है आगे। तो क्यों भाई, क्यों तुम्हें किसी की झूठी चॉकलेट खानी है और क्यों तुम्हें किसी और से मांग के खानी है? और वो लड़की ऑलरेडी बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, चली जाएगी ना वो बस से, तुम्हें क्यों छोड़ना है उसको? तो आप ऐसे कंटेंट को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उसको मना नहीं कर रहे हो। अभी 14 फरवरी आएगा, वैलेंटाइंस डे पे, फिर देखना ये चॉकलेट्स के और ये इनके क्या क्या जेंजी नहीं हुआ, जेंजी नहीं हूँ। तो ये एड्स आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो माइंड है वहीं डिस्ट्रैक्टेड है। हम लोग उसी चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो हमारा जो जनरेशन है वो क्यों नहीं लड़कियों को छेड़ेगा? क्यों नहीं हम लोग इस चीज़ को सोचते हैं? हम लोग कहीं कभी भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। कभी हमारे पेरेंट्स ने कभी सिखाया है? मतलब हमारे ने सिखाया है। मैं वैलेंटाइन पे फ्लावर ले जाने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं शादी करके पत्ता गोभी घर पे ले जाने वाला बंदा हूँ। नहीं, अगर वो सिखाया तो हैट्स ऑफ टू योर मदर। हाँ जी, हैट्स ऑफ टू योर मदर, रियली। मैं भी अपने बच्चों को, मेरे 2 बेटे हैं और मैं हमेशा उनको सिखाती हूँ कि कंसेंट नाम की कोई चीज़ होती है। लड़कियाँ अगर बोलती हैं ना कि नहीं, आप उनको रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, आप उनको एक रिगार्ड दोगे, उनको रिस्पेक्ट करोगे, उनकी बाउंड्रीज़ को आप रिस्पेक्ट दोगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, आप वहाँ पे सिर्फ ये सीखोगे कि लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे 7 बजे के बाद में लड़कों का टाइम ऑन हो जाता है छेड़ने के लिए। पेरेंट्स को नहीं पता कि भैया वो तो सुबह से ही चालू होते हैं, उनको क्या पता। तो कोई अपने लड़कों को नहीं रोक के रखता, लड़कियों को के ऊपर सारी बाउंड्रीज़, सारे क्वेश्चन मार्क, सब चीज़ें उन्हीं के ऊपर हैं। तो आप लड़कों को समझाओ ना, उनको रोक के रखो ना, उनको एजुकेट करो, उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको सिखाओ कि भैया कंसेंट, रिस्पेक्ट आप लड़कियों को दो, आप एक रिगार्ड दो। भैया लड़कियां हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एजुकेशन वहाँ पे मिसिंग है, मॉरल वैल्यूज़ वहाँ पे मिसिंग है। तो जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी में आएंगी, आप अपने बच्चों को सिखाओगे, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे 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 करके आप बराबर हो जाओगे। फिर हमको क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये लॉज फीमेल्स के लिए बनाने की? फिर तो हम सब बराबर होंगे ना। अभी तो हम बराबर है ही नहीं, तभी तो हम ये बातें करते हैं कि ये लॉ फीमेल्स के लिए, ये लॉ मेल्स के लिए, हम फेमिनिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वैसे हैं। किस लिए बात करते हैं? इसीलिए तो बात करते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा पुअर है। कोई स्कूलों में बात नहीं करता, कोई टीचर बात नहीं करता, कोई सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करता। किसी से टीचर से पूछ लो, वो 2 हमारे बायोलॉजी वाले चैप्टर स्किप हो जाते थे।
सबके हुए, ठीक है, वो सबके होते थे, कोई किसी टॉपिक जीवन में वही दुख था। नहीं, दुख नहीं था, वो एक प्रॉब्लम थी कि आपको वो चीज़ें कभी समझ ही नहीं आई हैं, कभी आपको पता ही नहीं है कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो टीचर को ही नहीं पता कि वो उनको समझाना कैसे है, वो चीज़ें आपको ओपन बात कैसे करनी है। तो वो मिसिंग पॉइंट्स हैं, वो टीचर्स को ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी किसी से नहीं सीखा, कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। तो वो उनकी भी गलती मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम ओपन ही नहीं रहे हैं, हम कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं। लेकिन आई थिंक हमें अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपनी जनरेशन से वो चेंजेस हमें लाने चाहिए और वो सब बातें डिस्कस करनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये चेंजेस तभी आएंगे, और ये आई थिंक ये चेंजेस सभी इम्पॉर्टेंट भी हैं, और ये चेंजेस आने भी चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग ये पॉश में ही उलझे रह जाएंगे, क्योंकि अगर चीज़ें ओपन होंगी, क्योंकि ये गलतियाँ कब होती हैं, जब कोई चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। जब सब कुछ ओपन होगा, सारी डिस्कशंस ओपन होंगी, तो किसी को कोई छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। सही बात है। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके पास सबसे शॉकिंग केस आज तक कौन सा है? शॉकिंग केस, बहुत सारे केसेस हैं मुझे। एक तो बता दो आप, जो सबसे आपको लगते हैं कि टॉप 1 नहीं हो सकता, टॉप 2 में तो आ सकते हैं 2 केस। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बट मुझे नहीं पता कि वो कितने शॉकिंग होंगे। पहले तो हम लोग आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग नाम नहीं लेंगे। ठीक है, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आया था मेरे पास पे, जिसमें ऐसे हुआ था कि एक वाइफ ने फाइल करवाया था एक डिस्प्यूट अपने हस्बैंड के खिलाफ में। उसमें ऐसे हुआ था कि उस टाइम पे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको बच्चा होने वाला था, आई थिंक 9 मंथ चल रहा था उसका। तो अपनी टेक केयर करने के लिए वाइफ ने अपनी सिस्टर को बुला लिया था, अपने रियल सिस्टर को। तो क्योंकि उसकी कोई ननद वगैरह नहीं थी, आई थिंक उसकी मदर इन लॉ वगैरह ने आने से मना कर दिया था, यही कुछ रीज़न रहा होगा। तो उसकी सिस्टर आ गई, रियल सिस्टर, वो अनमैरिड थी। तो वो वहाँ पे रही, उसको बच्चा हो गया, 5-6 महीने वो वहाँ पे थी, बच्चा होने के बाद में भी वो वहीं रही। तो उसके बाद में उसको लगा कि उसके हस्बैंड का एटीट्यूड कुछ डिफरेंट हो गया है, कुछ चेंजेस हैं, हस्बैंड वैसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे पहले बिहेव करता था, बच्चे के साथ में भी उतना इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है, सिस्टर के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उसने थोड़ा सा डिग इन करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, बट उसने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो सिस्टर भी चली गई उसकी, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड का ऐसा ही रहा। तो उसने थोड़ा सा, उसको लगा कि सब नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, आई थिंक मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ बच्चे के साथ में। तो वो 6-8 महीने उसके ऐसे ही निकल गए, बट चलता रहा। तो एक दिन बड़े शॉकिंगली उसके हस्बैंड ने रिवील किया कि वो उसकी सिस्टर के साथ में शादी करना चाहता है। अच्छा, हस्बैंड ने रिवील कर दिया? हस्बैंड ने रिवील किया। तो और उसको बोला कि तुम जैसे भी हो, म्यूचुअल लेना चाहो या फिर जैसे भी करना चाहो, डिवोर्स लो। तो पहले तो उनका बड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ, फिर उसके बाद में तो जो वुमेन आपके पास आई थी, जिनके हस्बैंड जो है, उनके मम्मी पापा नहीं थे? उसके मम्मी पापा थे। तो उन्होंने बड़ा अपनी बेटी को समझाया, पर उसकी बहन ने भी बोला कि नहीं, मुझे अपने जीजा के साथ ही रहना है। तो वो भी बिल्कुल अटक गई थी कि मेरे को नहीं करना। पहले तो वाइफ ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी और ऐसे करूँगी, पर फिर अल्टीमेटली काफ़ी लड़ाई झगड़े और उसके बाद में वो हुआ था। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए कि रियल सिस्टर्स भी कभी ये इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। तो लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ था। हाँ, बट एक केस और मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बट मैम, इसका कंक्लूजन क्या निकला था फिर? जो ये कंक्लूजन ये निकला था कि फाइनली फिर म्यूचुअल से दोनों सेपरेट हो गए थे। कुछ एलिमनी वगैरह उनका डिसाइड हुआ था। तो वहाँ पे फिर आप बोलोगे कि एलिमनी लेती हैं वाइफ? ले दे दो मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भाई जिसको चाहिए। तो अब आप मैं अलग फंड खुदवा दूंगा एलिमनी वाला। तो अब आप देखो कि ऐसे केसेस में वाइफ को एलिमनी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए मैम?
लास्ट जिनके साथ पॉडकास्ट हुआ था मैंने तो उनको भी कहा था आपको लेनी चाहिए थी एलिमनी की, उनके साथ डिवोर्स भी था उनका, तो उनके हस्बैंड वर्किंग नहीं थे, बच्चे दोनों वो खुद पा रहे थे, उनके बच्चे का ऑपरेशन था, उनको फिर भी सपोर्ट नहीं करा। उन पे कहते मेरे पे काला जादू करवा दिया हस्बैंड, और उनकी रियल सिस्टर ने, उनके भी रियल सिस्टर थी, तो वो तो वहाँ पे भी वही तो नहीं है कहीं? नहीं फिर ठीक है, नहीं ओके। तो एलिमनी इसलिए दे सकते हैं। मेरी आ जाता है। तो अभी तो कुछ नहीं बोलोगे ना कि ऐसे फीमेल एलिमनी ले लेती हैं? नहीं तो कोई बेचारी। आपने वो मूवी देखी है वो सलमान खान वाली, मुझसे शादी करोगी? हाँ, तो उसमें गुल्लक बनाता है ना वो, एक बहन की शादी के लिए, एक ऑपरेशन के लिए, उसके लिए एक एलिमनी वाली मैं बनाऊंगा। भगवान ना करे बनवाने की जरूरत पड़े, बीवी को ऐसे ही खुश रखना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नहीं कोई प्रिकॉशन नहीं, ऐसे ही खुश रखना। कोई जरूरत कोई अपना घर तोड़ूंगी ऐसे सोच के कोई नहीं आता। सही बात है, कि मेरे को जाके एलिमनी लेनी है, ऐसे कौन आएगा? केसेस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं हो किसी के साथ। वो कोई बहुत ही रेयर होता है जिसका ये प्रोफेशन होता है। मैम आप एजुकेशन की बात कर रहे थे ना, मेरे तो स्कूल टीचर की बेटी ने, जिनको मैं जानता हूँ, टीचर इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया, और उन्होंने ऐसे फेक केसेस करके शादी करके सबसे एलिमनी ली थी, तो वो 9 से 10 लोगों से। ओ गॉड, तो वो तो रेयरेस्ट कोई होगा वो ना? अलग ही तो था, वो जो 9-10 लोग बेवकूफ थे जिनको पता ही नहीं चला कि 10वें ने हिम्मत दिखा दे ना लड़के। मैम अब आप कहते हो कि लड़की डर जाती है कि समाज क्या बोलेगा कंप्लेंट करने, लड़के भी तो होता है ना इसकी आगे शादी नहीं। वो सोचते ना बैकग्राउंड चेक क्या होता है, वो चेक नहीं कर सकते थे कि मैं पीछे से जिम से मिले थे, जिम के थ्रू। अब भैया अगर कोई ऐसे आंखों पे पट्टी बांध ले, प्यार तो अंधा होता नहीं, है, प्यार अंधा नहीं होता, बेवकूफ होता है वो, मतलब कानून की भी आंखों पे तो पट्टी लगी होती है। फिर नहीं, कानून की आंखों पे पट्टी लगी होती है, लेकिन वो तराजू भी होते हैं जो बहुत सारी चीजों को तोलते भी हैं। अब लड़की बोलेगी मेरे वेट के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर तराजू लड़का रखते हैं। नहीं वेट के बारे में नहीं, और भी आपके और भी चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। ये तो मेरी आदत है, मजाक में। आपको और जो चेक एंड बैलेंसेस करने होते हैं लाइफ में, वो भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अपनी लाइफ किसी को सौंप रहे हो तो बिना देखे समझे, बिना जाने पहचाने, ये तो बेवकूफ़ी है। आपने कुछ चेक नहीं किया, ऐसे थोड़ी होता है। एंड मैम वो सेकंड केस कौन सा था? हाँ, सेकंड केस देखो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वो पॉश का केस नहीं है, वो पॉक्सो का केस है। ओके। और आई थिंक पॉक्सो के मैटर में हम लोग कभी और एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे। हाँ, श्योर मैम, श्योर। पॉक्सो का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब जहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है। तो उस केस में ऐसे हुआ था कि एक बेटर आया था हमारे पास में, जहाँ पे एक कोई लेबर क्लास कोई थे, तो जिन्होंने अपनी बेटी को एमपी में कोई गांव है वहाँ पे छोड़ा हुआ था, किसी रिश्तेदार के पास में, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 4-5 बेटियां थी और एक बेटा था। तो उनको था कि चलो बच्चे को वहाँ छोड़ देते हैं। वो उनकी लड़की की एज कितनी थी मैम? लड़की की एज थी 12 साल। 12 साल। तो जिनके पास में छोड़ा हुआ था, तो उनका जमाई वहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट करता था। जो रिश्तेदार के पास में छोड़ा हुआ था, तो उनका जमाई वहाँ पे विजिट करता था। तो जब वहाँ पे वो आता जाता था, तो आई थिंक उसने उसके साथ में रेप कमिट किया, काफ़ी उसके साथ में बदतमीज़ी की। तो वो लड़की ने अपनी मदर को यहाँ पे फ़ोन करके थोड़ा कंप्लेंट करना शुरू किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसने ये नहीं बताया कि कुछ बदतमीज़ी हुई, क्योंकि आई थिंक वो भी नासमझी थी, उसको समझ नहीं आया कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ, शी वॉज जस्ट 12। उसको समझ नहीं आया कि कुछ गलत हो रहा है, बट उसने रिपोर्ट किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को आके ले जाओ। तो उसकी मदर ने बोला थोड़े दिन रुक जा, आ जाऊंगी जब मौका लगेगा, दिवाली पे आऊँगी, तब आऊँगी, ऐसे करके वो लिंगर ऑन करती रही। बट फिर वो जाके ले आई उसको। तो आने के बाद में वो बोलती रही कि मेरे को पेट दुख रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखा दो। जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने देखा कुछ अनयूजुअल है, उसको अल्ट्रासाउंड करने भेजा। तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि तो शी वॉज 6.5 months प्रेग्नेंट। तो दैट वॉज रियली शॉकिंग। तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर को पता चला तो इमीडिएटली उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो प्रोटोकॉल था, वो बुलाना ही था पुलिस को, पुलिस इन्वॉल्वमेंट मस्ट था। तो जब पुलिस को बुलाया तो मदर को भी बाद में इन्फॉर्म किया, पहले पुलिस को भी बुलाया। तो बुलाया, फिर मदर को बताया, फिर मदर भी शॉक थी कि ये क्या हुआ। तो उनको लड़की ने नहीं बताया कि किसने किया, क्या किया।
फिर मदर ने हमको जानती थी, मुझे बुलाया, फिर हमने लड़की को से कह सुन के काफ़ी पूछा आराम से प्यार से। देन फिर वो 2-3 दिन के बाद में उस लड़की ने हमको थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू किया, थोड़ा ओपन अप हुई, तब बताया। वो बाय द टाइम हमने उसकी कंप्लेंट तो करा दी थी, फिर वो जब उसने नाम से हमें बताया फिर हमने उसकी नाम से कंप्लेंट कराई। ओके। फिर वो मैटर क्योंकि एमपी का था, फिर वो कंप्लेंट वहाँ पे उन्होंने फॉरवर्ड की, तो उसकी एफआईआर हुई, उस बंदे को वहाँ से पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया। तो अभी उसको लड़की को बेटा हुआ है। ओके। हाँ, अभी डीएनए भी मैच हो गया उसका। तो आई थिंक अब तो कोई स्कोप है नहीं उसका बाहर निकलने का। ओके, तो मैम पॉस्को, अगर पॉस्को एक्ट में आ जाएगा वो, तो उसको कब तक की जेल हुई है फिर उस लड़के को? उसको आई थिंक लाइफ टाइम की। हाँ 20 years तक तो है उसको। ओके ओके। पॉस्को एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है? बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैम हम सुनते हैं कि राजस्थान में तो मोस्टली चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, लेकिन अभी तो बहुत बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो मैम वो पॉस्को में आएगा? हाँ, इट्स नॉट पॉस्को, इट्स पॉक्सो। पॉक्सो, सॉरी। सी कम्स हाँ, फर्स्ट। ओके पॉक्सो हो गया। कोई बात। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड इट वाज वंडरफुल। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम मेरे खिलाफ तो कोई नहीं होगा। मैं मजाक ऐसे ही कर लेता हूँ भाई। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।